हेलो एवरीवन। मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में। आज का ये सेशन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये भाग 2 लेकर आया हूं। ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू का पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप उन वीडियो को जरूर जाके देखें। वो 10 क्वेश्चन थे और वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यहाँ पर भी हम लोग आगे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बहुत ही जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको जाके देख लीजिए, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स। प्रत्येक गर्म वस्तु इमिट करता है, मतलब क्या रिलीज करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आपके पास ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी है विजिबल लाइट, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड और ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट रे। तो देखिए, मैं एक एक करके ऑप्शन को समझाता हूं, फिर आप ही डिसाइड कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो एक्सरेज होता है इसका मेन हम एप्लीकेशन अगर देखें तो मेडिकल में एक्सरे इमेज बनाने के लिए किया जाता है। और इसका जो पेनिट्रेशन पावर जो होता है, मतलब आर पार हो जाने की जो क्षमता है, वो काफी हाई होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट आपको दृष्टिकोण में मदद करती है, मतलब हम जो भी विजिबल लाइट के रेंज के अंदर आएगा हम उसी लाइट को देख पाएंगे। जबकि इंफ्रारेड क्या होता है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में इसको एक्सप्लेन किया हुआ हूं, लेकिन यहां समझिएगा। देखिए, इंफ्रारेड जो होता है वो मेनली ऐसा एनर्जेटिक लाइट होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा रेडिएशन एनर्जी होता है। ये इसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं। रेडिएंट एनर्जी जिसको इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता, मतलब ह्यूमन आई जो है नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ठीक है। तो आप कहिएगा कि इसमें क्या बड़ी बात है। हम इंसान तो सिर्फ विजिबल लाइट को देखते हैं, हम बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का को तो देख नहीं पाते हैं। तो उसी तरह है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। फील करते हैं। फील किस तरह से करते हैं कि समझिए कि जहां पर भी इंफ्रारेड फॉल करता है, जैसे कि मान लीजिए मेटल का टुकड़ा है, यहां पर इंफ्रारेड लाइट आया। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है या ये मेटल का जो टुकड़ा है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक राइज हो जाएगा। यानी आपको हीट का सेंस होगा, गर्मी महसूस होगी। ठीक है। यानी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा, जब भी उसमें से कुछ इमिट होना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, तो इंफ्रारेड ही इमिट होगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। इंफ्रारेड का एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। कभी मौका मिला तो मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बस आप ये जान लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, यानी जो हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंफ्रारेड की वजह से ही। ठीक है। अब इंफ्रारेड के बारे में मैं बतला रहा हूं तो आपको एक छोटी सी बात और बतला दूं कि ये हीट को मेनली सेंस करने में भी इस्तेमाल होता है। हीट को सेंस करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे आपको आपने चैनल जैसे डिस्कवरी वगैरह देखा होगा, तो उसमें नाइट में जो शूटिंग होता है तो वो जो कैमरा वे लोग इस्तेमाल करते हैं वो इंफ्रारेड से रिलेटेड होता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जितना भी मैमल्स है क्या वो हॉट बॉडीज में आते हैं, तो वो उसके हीट को सेंस करने में मदद करता है और उसके आधार पर
वो वे लोग देख पाते हैं, ठीक है उन्हें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के लिए इसमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लो पेनिट्रेशन पावर, ऑप्शन बी है ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है कैन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, और आखिरी में ऑप्शन है कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। देखिए, इससे पहले जो मैंने पहला जो क्वेश्चन बतलाया उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बतलाया कि जो एक्सरे होता है वो हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखता है। आप ही सोच के देखिए, अगर पेनिट्रेशन पावर हाई नहीं होगा तो जो एक्सरे से इमेज बनना है वो कभी बन पाएगा? हमारे बॉडी को अगर एक्सरे अंदर जा ही नहीं पाएगा तो क्या जो हड्डी का इमेज जो लेता है वो ले पाएगा क्या? कभी नहीं ले पाएगा। इसीलिए यहां पर जो सही नहीं है वो है लो पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, और अगर मैथमेटिकल दृष्टि से देखा जाए तो आपको पता है कि E इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू जहां फ्रीक्वेंसी होता है, और एक्सरे जो होगा, एक्सरे जो है, अगर आपको मैंने जो शॉर्टकट बताया था वो याद हो, कोगेक्स यूवी IMR, तो एक्स कहां पर आता है? यहां पर आता है। यानी अगर हमको जाना होगा तो किधर जाएंगे? राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, और राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो क्या बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, आपको याद होगा। E इक्वल टू एच न्यू में न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये बढ़ा तो क्या होगा? एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर एनर्जी हाई है इसका मतलब क्या है कि पेनिट्रेशन पावर भी हाई होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का कंसेप्ट था मैथमेटिकली जो मैं आपको बतलाया। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला सवाल है, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दी लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाई। ठीक है, किस रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है लाइमन सीरीज का, वो उसमें वो किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो लाई करता है, यही सवाल है आपका। देखिए, लाइमन सीरीज ऐसे तो आप देखिए केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है उसको कुछ सीरीज में बांटा गया है, सीरीज में बांटा गया है, और ये सीरीज में जो भी लाइट होते हैं वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फॉल करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रल रेंज। क्या बोल सकते हैं? स्पेक्ट्रल रेंज। देखिए, जैसे आपका इसमें कुछ सीरीज में क्या क्या सीरीज है वो देख लीजिए। एक है लाइमन सीरीज, एक है आपका बाल्मर सीरीज, उसके बाद पाश्चन सीरीज। ये सीरीज भी आप याद रखिएगा, लाइन से जरूरी है। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट, और आखिरी में पी फंड। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुल मिला के 5 सीरीज हैं। तो जो लाइमन सीरीज का जो स्पेक्ट्रल रेंज होता है वो अल्ट्रावायलेट होता है। ठीक है, जबकि बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल होता है। वही बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं, इन तीनों का एक ही होता है, वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, यानी अगर याद करने की जरूरत है तो किसका किसका याद रखना है? लाइमन और बाल्मर का। लाइमन में यूवी आता है और बाल्मर में विजिबल आता है। सवाल क्या पूछा है कि लाइमन सीरीज का, है ना? तो लाइमन सीरीज का तो हमारे 4 ऑप्शन जो है उसमें ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट, जैसा कि मैंने बतलाया, तो अल्ट्रावायलेट होगा। लेकिन अगर यही लाइमन सीरीज की जगह बाल्मर सीरीज अगर लिखता तो क्या होता है आंसर? विजिबल हो जाता, है ना? और भी अगर पास्चन होता, ब्रैकेट होता, पीफंड होता तो इंफ्रारेड होता है ना? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, विच ऑफ दिस ट्रेवल्स इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है वो ग्लास में मिनिमम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। देखिए, आप इसका आंसर जानते हो,
क्योंकि मैंने थ्योरी बतलाया तो आप उसको जरूर देखे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैंने बतलाया था विबिग्योर, विबिग्योर, ठीक है। मैंने ये भी बतलाया था कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लेमडा दिखाया वेवलेंथ। वही अगर राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये तो आपको याद ही होगा, है ना। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये रेड है और ये यहाँ पर वायलेट है। रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे हाई होगा, और वायलेट का जो वेवलेंथ होगा सबसे कम होगा। अब देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेवलेंथ के, ठीक है। जब वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जिसका ये मैक्सिमम होगा वही स्पीड ऑफ लाइट उसका मैक्सिमम होगा। तो रेड का मैक्सिमम है तो स्पीड ऑफ लाइट रेड का मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर चले तो रेड तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे सवाल में क्या बोला है, मिनिमम वेलोसिटी, है ना, मिनिमम वेलोसिटी बोला है। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए कि वेवलेंथ मिनिमम हो। तो वेवलेंथ मिनिमम कहाँ है, वायलेट में है, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वायलेट, ठीक है। अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए अगला है एक्सरेज आर, ठीक है। एक्सरेज क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए एक्सरे जो होता है बहुत ही हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होता है, और ये जो कैरी करता है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स कैरी करता है, जिसको हम लोग फोटॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डैमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन, एक्सरेज और गामा रेज इज मेजर्ड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन खासकर आने का चांसेस होता है। देखिए जब कभी भी ऐसा जगह में कोई व्यक्ति वर्क कर रहा हो जहां पर रेडिएशन काफी ज्यादा है, तो कई बार क्या होता है कि एक्सरे और गामा रेज बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, यानी जो अवशोषित किया हुआ रेडिएशन होता है, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन जो होगा इसको मेजर किया जाता है रेड्स के टर्म में। किस टर्म में मेजर किया जाता है, रेड्स के टर्म में। तो ये याद कर लीजिएगा, ये सबसे अहम क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि मैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बतलाया हूं, अब इसका कुछ पार्ट केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी में बहुत वर्क किया है। वहां पर आपका एक्सरे है, गामा रेज है, फिर अल्फा बीटा गामा भी उसमें हम लोग देखते हैं। तो वो वहां पर जो भी केमिस्ट्री हमारे ग्रुप में से कोई जब भी पढ़ाएंगे वो पूरे डिटेल से बतलाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन मिक्स हो जाता है तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन में रोन्टगेन दिया हुआ है, क्यूरी दिया हुआ है, ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है अगर देखा जाए रेडियो एक्टिविटी में, फेनोमेनन में, ठीक है। जो कि अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, और नहीं तो हमारी टीम में से जो भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है ट्रांजिशन आयंस। ट्रांजिशन आयंस एब्जॉर्ब लाइट इन द रीजन। अब देखिए बात है ट्रांजिशन आयंस का। देखिए ट्रांजिशन आयंस आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो उसमें जो ग्रुप डी है, ठीक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, जितना भी, ग्रुप डी नहीं, जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, इसको ये या ऐसे याद रखिए, ठीक है, जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम, लेकिन यहां पर क्या वर्ड यूज किया है, आयंस, तो हम Ca2+ एक आयन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका नेचर क्या है कि जितना भी विजिबल रे है, विजिबल रे होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, विजिबल रे विच एब्जॉर्ब्स इवन कंप्लीटली
पूरी तरह से कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, विजिबल रे होगा, क्योंकि जो भी ट्रांजिशन आयंस होगा वो विजिबल रे को एब्जॉर्ब करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू। मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब पहला क्वेश्चन बताया था उसमें आपको एक कंसेप्ट बताया था इंफ्रारेड के बारे में, इंफ्रारेड क्या होता है, और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जाम्पल भी लिया था। तो आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे। अगला सवाल है 9 नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो मैंने एक शॉर्टकट हमेशा बताया है जो आपको याद रखना है। ये कौन सा शॉर्टकट है, कोगेक्स UV-IMR। ठीक है, ये आप कैसे भी याद कर लो, बहुत काम का चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बदला है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में बतलाना है। तो वेवलेंथ किधर से किधर इंक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करता है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा रे कौन है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन में देखिए माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है और एक्सरे है। जरा देखिए तो ये किधर मूव कर रहा है, पहले माइक्रोवेव आया, फिर इंफ्रारेड आया, फिर विजिबल आया, फिर एक्सरे। तो ये किधर आ रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा वेवलेंथ घटने लगता है। क्योंकि जब भी बढ़ना होगा तो कहाँ बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की ओर वेवलेंथ हमारा बढ़ता है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा किसी भी हाल में। ठीक है, अब देखेंगे XVIM, तो ये अच्छा है, X हुआ, V हुआ, I हुआ, M हुआ, ये भी बढ़ता है। ठीक है, कहां से किधर किधर बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है, तो ये होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग अभी ऑप्शन में रखते हैं कि ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आगे भी हम दो ऑप्शन मिला लेते हैं। ठीक है, V है, I है, M है, और देखिए ये X ले लिया तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, VIM तक से ही बढ़ा, X अचानक से पीछे आ गया तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर अगला है XIVM, X है, I है, और फिर बीच में V आ गया और फिर M आ गया, तो ये भी गड़बड़ है। यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक का होता है, यानी दो नेचर का होता है, वो पार्टिकल नेचर का भी होता है और वेव नेचर का भी होता है। तो मेनली ये जो टॉपिक है वो हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। देखिए इस सवाल का जो आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई मेटल का टुकड़ा है, वहां पर सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया, ठीक है, और टकराया। टकराने से बाद क्या होता है, अगर ये रिक्वायर्ड एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब इसके पास इतना पावर है कि मेटल में जब टकराता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाए। तो ऐसा सिचुएशन को या ऐसा फेनोमेनन को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ वो क्या होगा, फोटॉन्स होगा। ठीक है, तो सी आपका हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। देखिए मुझे आप लोगों से चाहिए ढेर सारा कमेंट, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना सही जा पा रहा हूँ। देखिए पढ़ाने वाले के लिए बहुत ही बूस्ट अप का काम करता है आपके कमेंट। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.